गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको हिस्ट्री के चैप्टर 3 दक्षिण के राज्य जो 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक रही है, ये दक्षिण के राज्य का जो है इस चैप्टर में आज हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर याद रखने योग्य कुछ नए शब्द दिए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि मंडलम। मंडलम क्या होती है? तो मंडलम जो है वो चोल साम्राज्य जो होती है वो अलग अलग प्रांतों में बटा होता है, जिसे मंडलम के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप। ठीक है, तो मंडलम जो होती है, चोल जो है, चोल शासक थी, तो चोल साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे मंडलम के नाम से जाना जाता था। दूसरा पॉइंट है वंशानुगत। ठीक है, यानी रक्त संबंध के कारण प्राप्त कोई पदवी या पद। ठीक है, यानी कोई अगर राजा हुए तो उनके बेटे, उनके पोते, इस तरह से जो है ये वंशानुगत चल गई। ठीक है, नाटर। नाटर जो होती है वो जिला परिषद को कहा गया है। नगट्टा नगर परिषद। वलनाडु, चोल साम्राज्य के अंतर्गत एक जिला को वलनाडु कहा गया है। ब्रह्मदेव यानी ब्राह्मणों को दान की गई भूमि। उसके बाद मठ यानी शंकराचार्य द्वारा स्थापित धार्मिक केंद्र को मठ कहा गया था। तो यहाँ से जो है चैप्टर जो है स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि मध्यकाल में जो मध्यकाल जो रही थी उस 700 से लेकर के जो है, तो मध्यकाल में उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों के बीच निकट संपर्क स्थापित हुआ। कहा जाता है कि जो मध्यकाल जो रही, ठीक है, तो मध्यकाल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों के बीच निकट संपर्क स्थापित हुआ। ठीक है, दोनों में मित्रता हुई। ऐसा दो कारणों से हुआ था। मित्रता होने का कारण दो कारण था। प्रथम जो है, उत्तर और दक्षिण भारत के राजाओं ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए विंध्य पर्वत को पार कर लिया। दूसरे, शंकराचार्य और अन्य संतों के उपदेश देश के हर कोने में पहुंचे। 9वीं शताब्दी के आरंभ में शंकराचार्य ने अपने उपदेशों के केंद्र के रूप में 4 स्थानों का चयन किया। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका और पूर्व में पुरी। यह स्थान इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि शंकराचार्य ने इन स्थानों पर अपने मठों की स्थापना की थी, इसीलिए ये स्थान जो है वो क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। मध्यकाल के दौरान दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ। कहता है, बताया गया है कि मध्यकाल जो था, ठीक है, उस समय जो है दक्कन और दक्षिण भारत के अनेक राज्यों का उदय हुआ। छोटे छोटे राज्य बहुत सारे विकसित हुए। इन सब राज्यों के इतिहास को जान पाना काफी कठिन है। इस अध्याय में हम जो है पल्लव राजवंश का उल्लेख करेंगे और उसके बाद जो है चोल राजवंश के उदय और उसके पतन का सामाजिक आर्थिक परिस्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चोल वंश जो है उसके 2 शताब्दियों से अधिक समय तक दक्षिण भारत के एक विशाल भूभाग पर शासन रहा। ठीक है, उसके बाद आता है कोची के पल्लव शासक। ठीक है, कोची के पल्लव शासक। तो जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप जो है, यहाँ एक मानचित्र दिया हुआ है। 11वीं शताब्दी का दक्षिण भारत की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो कोची के पल्लव शासक के बारे में जान लेंगे कि पल्लवों के मूल के बारे में कोई सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक शासन किया। कहा गया पल्लव मूल के बारे में कोई सही जानकारी, सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि पल्लव शासक जो है महेंद्र वर्मन ने, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन थे। महेंद्र वर्मन ने लगभग 600 से लेकर 630 ईस्वी तक शासन किया, यानी 30 वर्षों तक उसने शासन किया था। तो पल्लवों जो थे, पल्लवों का चालुक्यों, पांड्यों, चेरों और चोलों के साथ निरंतर संघर्ष होता रहता था। कहा गया है कि जो उन लोग शासक थे उसमें इन लोगों के साथ जो है क्या होता रहता था? इन लोगों के साथ संघर्ष होता रहता था। ठीक है, आपस में। ठीक है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित करके उसके उत्तरी प्रांतों को अपने राज्य मिला लिया।
कहा गया है कि चालुक्य शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र जो वर्मन थे, जो 30 वर्षों से शासन कर रहे थे, उनको पराजित करके उसके उत्तरी प्रांतों को अपने राज्य मिला लिया। महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन था। पल्लवों के शासनकाल में कोची हिंदू संस्कृति, धर्म और साथ ही बौद्ध धर्म की शिक्षा का भी महान केंद्र बना। पल्लव शासक कला और वास्तु शिल्प के संरक्षक थे। उन्होंने शिलाखंडों को कटवाकर प्रसिद्ध मंदिर बनवाए जो रथ कहलाते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि बौद्ध धर्म का भी प्रचार किया। वहाँ का शिक्षा का जो है बौद्ध मठ जो है प्रधान केंद्र था। पल्लव शासक कला और वास्तुकला के संरक्षक थे। उन्होंने ही शिलाखंडों को कटवाकर, शिलाखंड जो होता है उन शिलाखंडों को कटवाकर प्रसिद्ध मंदिर बनवाए जो रथ कहलाते हैं। महाबलीपुरम के तटीय मंदिर और काची के कैलाश मंदिर उस काल के स्थापना कला का उत्तम उदाहरण है। नरसिंह वर्मन के पुत्र राजसी वर्मन ने, ठीक है, याद रखिएगा कि नरसिंह वर्मन के जो पुत्र थे, ठीक है, नरसिंह वर्मन के जो पुत्र थे वो कौन थे? राजसी वर्मन ने जो है अपने देश पर शासन किया था। इसके बाद पल्लवों की शक्ति और प्रतिष्ठा कम होने लगी। बाद में चोलों ने पल्लवों को हरा दिया और दक्षिण भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। यहाँ पर कुछ स्टडी दिया है, केस स्टडी है सबका शासनकाल के बारे में। तो पहला आता है तंजावुर के चोल शासक। तंजावुर जो है वहाँ का चोल शासक के बारे में यहाँ बताया गया है, जो कि 846 ईस्वी से लेकर के 1289 ईस्वी तक रही। चोल शासक शुरू में पल्लवों को सामंत थे। पल्लवों जो चोल शासक थे वही पल्लव जो शासक थे उनको सामंत थे। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर उनका अधिकार था। 846 ईस्वी में उनके एक नेता विजयालय ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया। उसने पूर्व तटीय क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किया और तंजावुर पर कब्जा करके उसे अपनी राजधानी बना ली। उसका पोता परंतक प्रथम 48 वर्षों तक यानी 907 ईस्वी से लेकर 955 ईस्वी तक शासन बनाए रखा। उसने मदुरै के पांड्य शासकों को हराकर उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया। उसके शासनकाल में चोल का साम्राज्य नैलोर तक फैल गया। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीलंका के शासक को ही पराजित किया। चोल शक्ति के तीव्र विस्तार से राष्ट्रकूट आतंकित हो गए। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में चोलों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है राजराज प्रथम के बारे में। ठीक है, तो राजराज प्रथम, तो इसके बारे में बताया जाता है कि इनकी जो शासन काल रही थी 985 ईस्वी से लेकर 1004 ईस्वी तक, 14 ईस्वी तक, चोल राजवंश ने राजराज प्रथम के काल में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त की। उसने संपूर्ण दक्षिण भारत, श्रीलंका और अन्य निकटवर्ती द्वीपों पर अपना अधिकार जमा लिया। समूचा चोल साम्राज्य चोल मंडल कहलाता था। चोल जितना साम्राज्य था वो क्या कहलाता था? चोल मंडल। राजराज केवल एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक शासक, सक्षम शासक और कला साहित्य का संरक्षक भी था। राजेंद्र चोल का जो शासन काल रहा है वो 1014 ईस्वी से लेकर 1044 ईस्वी तक रही है। तो राजराज प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम बना। उसने अपनी नौसेना को उन्नत और शक्तिशाली बनाया तथा उसे दक्षिण पूर्वी एशिया देशों मलय, जावा, सुमात्रा पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। उसने गंगा घाटी में भी धावा बोला और बंगाल के पाल वंश से शासक हराया। उत्तर भारत में अपने इस विजय के लक्ष्य में उसने गंगई कोंड चोल यानी गंगा पर विजय पाने वाला राजा को उपाधि धारण की और गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बनाई। राजेंद्र चोल ने झील और नहरें भी बनवाए ताकि किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलता रहे। दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ व्यापार से चोल साम्राज्य काफी संपन्न हो गया। राजेंद्र चोल कला का महान संरक्षक और योग्य शासक था। उसके शासनकाल को चोलों का स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, कि राजेंद्र चोल का जो शासनकाल रहा है उसे स्वर्णिम युग कहा जाता है।
दक्षिण पूर्व एशिया देशों पर उसका नौसैनिक अभियान किसी भी भारतीय राजाओं द्वारा चलाया गया इस प्रकार का पहला अभियान था। उसके बाद आता चोल साम्राज्य का पतन। चोल जो साम्राज्य था, जितनी तरह विकसित किया, उसके पतन होने का क्या कारण था? तो चोल साम्राज्य जो रही वो 1122 ईस्वी तक ज्यों का त्यों बना रहा। बाद में चालुक्यों के साथ निरंतर युद्ध में लगे रहने के कारण उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। चोल शासक जो है वो कुछ वर्षों तक तो बना रहा, लेकिन चालुक्य जो था, चालुक्य से निरंतर युद्ध करने के कारण उनकी शक्ति क्षीण होने लगी, जिससे उनका पतन हो गया। चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने वेगी पर पुनः नियंत्रण कर लिया। 13वीं शताब्दी के अंत तक पांड्य और होयसल शासकों ने भी स्वयं को एक स्वतंत्र घोषित कर दिया। 14वीं शताब्दी के चोल का प्रभुत्व समाप्त हो गया और महान हिंदू राज्य विजयनगर का हिस्सा बन गया। उसके बाद आता चोल प्रशासन। चोल जो देश था, ठीक है, चोल जो राजवंश था, वहाँ की प्रशासन क्या थी, ठीक है। तो चोल साम्राज्य का प्रशासन अत्यधिक सुव्यवस्थित था। शासन की सर्वोच्च शक्तियां राजा के हाथ में थी। राज्य के प्रशासन में मंत्रीगण और उच्चाधिकारी राजा की सहायता किया करते थे। प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण चोल साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जो मंडलम के नाम से जानते हैं। हर मंडलम के प्रशासन की देखरेख के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। प्रत्येक मंडलम अनेक जिलों में बटा हुआ था। जिला वलनाडु के नाम से भी जाना जाता था। प्रत्येक वलनाडु में अनेक ग्राम शामिल थे। गांव को प्रशासन की सबसे निचली इकाई मानी जाती थी। चोल प्रशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वह निरंतर विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित सभा थी। जिला स्तरीय सभी को नट्टर कहा जाता था। बड़े नगरों की निर्वाचित सभाएं नगरता कहलाती थी। ये सभाएं परिषद अनेक प्रशासनिक कार्य करती थी। इस तरह से जो है चोल प्रशासन के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है ग्राम प्रशासन। जो ग्राम थी उसकी प्रशासन व्यवस्था क्या थी? तो बताया जाता है कि गांव को अपने मामलों को निपटाने में काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी। प्रत्येक गांव में 2 सभाएं या परिषद होती थी। उन सभी ग्रामवासियों की एक सभा आम सभा थी। प्रत्येक गांव में एक छोटा परिषद या सभा की भी गठित की गई, जिसके सदस्य सभी ग्रामवासियों द्वारा चुने गए जाते थे। सभा के सदस्यों के लिए पढ़ा लिखा भूमि या स्वामी और प्रशासनिक मामलों का जानकार होना बहुत जरूरी था। उनके चुनाव का तरीका यह था कि सभी उम्मीदवारों के नाम की पर्चियां आपस में मिलकर एक पात्र में रख दी जाती थी। इसमें से कोई छोटा बच्चा एक एक करके पर्चियां बाहर निकालता था। परिणाम की घोषित गांव के पुजारी द्वारा की जाती थी। सभा खर्च एकत्रित करती थी, जल आपूर्ति की व्यवस्था करती थी तथा तालाबों, झीलों, मंदिरों और विद्यालयों आदि सभी संस्थाओं का प्रबंधन करती थी। यह ग्रामवासियों के बीच उत्पन्न विवादों को भी सुलझाती थी। ठीक है, तो ये ग्राम प्रशासन जो थी उनकी उसके यहाँ की विशेषता रही थी। ठीक है, अब आता व्यापारियों का संघ। तो व्यापारियों, दस्तकारों और अन्य व्यवसाय के संघ नगरम के नाम से भी जाने जाते थे। ये संघ अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते थे। उसके बाद आता है किसानों के हितों की रक्षा। जो किसान होते थे उसके हितों की रक्षा के लिए क्या करते थे? तो चोल शासकों ने किसानों का बहुत ध्यान रखा। किसानों को फसल बर्बाद हो जाने पर लगान से छूट दी जाती थी। राज्य द्वारा खेतों की सिंचाई के लिए तालाबों और नहरों का निर्माण कराया गया। वनों की कटाई करके अच्छी सड़कें बनवाई गई और कृषि के लिए ज्यादा भूमि उपलब्ध की गई। अनेक क्षेत्रों में वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी। उसके बाद राजस्व के स्रोत। चोल शासकों ने किसानों, व्यापारियों और सौदागरों से करों की उगाही की। खननकारियों, खनिज पदार्थों और आयातित वस्तुओं पर लगाए गए कर से काफी राजस्व की प्राप्ति होती थी। उसके बाद आता है सार्वजनिक उपयोग के कार्य।
राजस्व का एक हिस्सा राज परिवार के भरण पोषण और सेना के रख रखाव पर व्यय किया जाता था। शासकों द्वारा एकत्रित धन का व्यय आम जनता के लिए उपयोगी कार्यों में किया जाता था, जैसे कि सड़कों का निर्माण, तालाबों का निर्माण या नहरों का निर्माण बनवाना। उसके बाद आता सेना का रख रखाव। सेना का रख रखाव कैसे होती थी, ठीक है। तो चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली अस्थायी सेना और एक मजबूत नौसेना थी। उनकी सेना में तीरंदाज, पैदल सिपाही, घुड़सवार, सैनिक और हाथी का दस्ता शामिल था। नौसेना द्वीपों पर नियंत्रण रखने और समुद्री मार्गों की रक्षा के लिए थी। समुद्री मार्गों की रक्षा अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। उसके बाद आता है समाज, ठीक है। तो दक्षिण भारत में जाति प्रथा का प्रचलन था। ब्राह्मणों की भूमि उपहार में प्राप्त होती थी, जिन्हें ब्रह्मदयी कहा जाता था। यानी कहा गया कि दक्षिण भारत में जाति प्रथा का तो प्रचलन था ही, तो ब्राह्मणों को भूमि उपहार में प्राप्त होती थी, जिसे ब्रह्मदयी कहा जाता था। उनकी भूमि कर मुक्त होती थी। ब्राह्मणों के अतिरिक्त व्यापारी भी एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभर आए थे। उनके पास काफी संपत्ति थी। निचली जातियों की सामाजिक स्थिति दयनीय थी। वे सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं ले सकते थे, वे मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, नगरों में श्रमिक जीवन भर कठोर परिश्रम किया करते थे। इस तरह से जो है आज हमने इस टॉपिक में जो पढ़ाया उसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्लास में हम आगे वाले टॉपिक को समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।